हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, आज की क्लास आपके समावेशी शिक्षा की लास्ट क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पर्यवेक्षण और निरीक्षण के बारे में, यानी स्कूल के जासूस और क्वालिटी कंट्रोल का राज। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर या कोई सीनियर टीचर क्लास में चुपके से क्यों आते हैं? क्या वो ये देखना आते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर मस्ती कर रहे हो? लगता है ना कि कोई जासूस है जो हम सब पे नजर रखा हुआ है। उन्हीं चीज पे हम बात करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आज की क्लास, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला में। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग की समावेशी शिक्षा की क्लास 11 होने वाली है, ठीक है। क्लास 11 क्लास है और ये लास्ट क्लास है, ठीक है बच्चों। आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उससे पहले हम लोग आइए रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आइए रिवीजन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा परामर्श के बारे में, यानी काउंसलिंग के बारे में। अर्थ क्या है? समस्याओं के समाधान हेतु सलाह सुझाव देना, विचारों का परस्पर विनिमय, ठीक है। आधार क्या है? विश्वास होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, स्पष्टवादिता होनी चाहिए, वचनवादिता होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को अपनी योग्यताएं समझकर समस्या समाधान करना, आत्मनिर्भर बनना, आत्म परिचय, आत्मबोध मुख्य उद्देश्य, ठीक है। इसके अलावा परामर्श प्रक्रिया के अंग, परामर्श प्रार्थी, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य, ये आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। परामर्श के लक्ष्य, ठीक है। आवश्यकता क्षेत्र क्या है? तो शैक्षिक समस्याओं समायोजन, रुचि उत्पन्न करना, अधिगम, विविधियां, कौशल क्या है आपका? दुर्व्यवहार, वाचन, क्रमबोध और डिप्रेशन, रिश्ते आदि। विधियां में आपका क्या था? दुर्व्यवहार, व्यसन, क्रोध प्रबंधन, डिप्रेशन, रिश्ते आदि, ठीक है। इसके अलावा परामर्शदाता यानी काउंसलर क्या होता है? तो सलाह देने वाला। कार्य गुण क्या है? विशिष्ट, बच्चों को की मनोवैज्ञानिक जांच, व्यवसायिक जानकारी, समस्यात्मक, बच्चों की सहायता, पाठ्यक्रम सूचना, भविष्य योजना में मदद, परीक्षाओं की जानकारी और प्रगति में सहायक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महत्व क्या है? आत्म मूल्यांकन, सही निर्णय लेने में सहायक, शैक्षिक व्यवसायिक मार्गदर्शन, सद्भाव, पाठ्यक्रम सुधार की प्रेरणा, ठीक है। परामर्श के रूप एवं प्रकार हमने देखे। संकटकालीन परामर्श, आपात स्थिति में, उपचारात्मक परामर्श, समस्या दूर करने हेतु, निवारक परामर्श, समस्या को रोकने हेतु, रचनात्मक सकारात्मक परामर्श, बेहतर बनने हेतु प्रेरित करना, समस्या समाधान परामर्श यानी किसी खास समस्या को सुलझाने हेतु, ठीक है। इसके अलावा परामर्श की विधियां हमने पढ़ी। निर्देशात्मक परामर्श, परामर्शदाता केंद्रित होता है, सलाह निर्देश दिया जाता है, ठीक है। आत्म निर्देशात्मक परामर्श, इसमें परामर्श प्रार्थी केंद्रित है, खुद समस्या सुलझाने में मदद। कार्ल रोजर्स, दो व्यक्तियों का संपर्क उन्होंने बताया था, ठीक है। समन्वित परामर्श, सभी विधियों का मिश्रण होता है और आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी परामर्श विभाग संस्थाएं, जिसमें हमने पढ़ा मनोविज्ञान शाला, प्रयागराज वाला, इलाहाबाद वाला। स्थापना आपकी 1947 में। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, ठीक है। उद्देश्य क्या था? बच्चों को निर्देशन परामर्श, अध्यापकों को प्रशिक्षण करना, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है। कार्य क्या क्या? निर्देशन, शैक्षिक, व्यक्तिगत, बाल, व्यवसायिक, प्रशिक्षण, शोध कार्य, प्रशिक्षण, निर्माण, मानकीकरण, परीक्षा प्रश्न पत्र, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ठीक है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में स्थापित। जिला चिकित्सालय, विशिष्ट बीमारियों का इलाज, रोग का निदान, श्रवण, वाक, दृष्टि, इससे दोष, चर्म और अनुवंशिका, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के बारे में। तो 1987 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 के तहत ये डाइट को स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था प्राथमिक और शिक्षा हेतु शैक्षिक सहायता। कार्य क्या है? अध्यापक पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, जिला शिक्षा बोर्ड के को परामर्श, मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य। ठीक है। इसके अलावा निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या है? तो विद्यालयों के निर्देशन कार्यक्रम में के प्रशासकीय अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। कार्य क्या है? संगठित समिति गठन करना, भवन धन व्यवस्था, योग्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, कार्य विभाजन, अध्यापकों को प्रशिक्षण। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था दोस्तों निर्देशन में शिक्षा की भूमिका, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बाधित बच्चों को पता लगाना, अभिभावकों से संपर्क करना। ठीक है। इसके अलावा पाठ सहगामी क्रियाओं को आयोजन, परीक्षाओं में सहायता, व्यवसाय शैक्षिक अवसरों की सूची देना और पुस्तकालय सामाजिक संस्थानों से संपर्क कर दिखाना। ठीक है। पुस्तकालय। ठीक है। तो दोस्तों ये थी हम लोग की कल की क्लासेस का रिवीजन। अब हम लोग आज की क्लास पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्लास। पिछले पार्ट में हमने बुद्धि लब्धि और विशिष्ट बच्चों को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ खास परीक्षणों के बारे में सीखा था। आज हम कुछ और बहुत जरूरी बातें जानेंगे, जैसे स्कूल में पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन और निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन क्या होता है, और बच्चे को पढ़ाई में निर्देशन यानी गाइडेंस और परामर्श यानी काउंसलिंग क्यों जरूरी है। समझ में आया? तो दोस्तों आज हम इसी जासूसी और क्वालिटी कंट्रोल के खेल को समझने वाले हैं, यानी पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन और निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन। ये सिर्फ देखना नहीं, ये तो सही रास्ता दिखाना है और काम को बेहतर बनाना है। मैं हूं आपका दोस्त डीपी पाठशाला से। ये क्लास आपकी समावेशी शिक्षा की लास्ट क्लास और शिक्षा शास्त्र की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग स्कूल मैनेजमेंट क्लास होने वाली है। जैसा आप गेम में चीट कोड यूज करते हो ना, वैसे ही आज स्कूल चलाने के सीक्रेट भी जानोगे। तो अपनी कुर्सी वगैरह रख लीजिए। ठीक है। आइए बैठते हैं, कॉपी किताब निकालिए, पढ़ते हैं हम लोग आज का लेक्चर। पहले है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन क्या है, दिव्य दृष्टि से सही राह तक। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि पर्यवेक्षण क्या है। ठीक है। तो पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन का अर्थ है दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन या अवलोकन करना यानी ऑब्जर्व करना। ठीक है। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरों के कामों को देखकर अवलोकन करके उन्हें सही और उचित मार्गदर्शन यानी निर्देश प्रदान किया जाता है। ठीक है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कि संप्रेषण पर्यवेक्षण क्या है आपका? तो दोस्तों पर्यवेक्षण का अर्थ है दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन या अवलोकन करना यानी टू ऑब्जर्व। जैसे सुपरमैन की एक्सरे विजन होती है ना, वैसे ही कुछ। ठीक है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि काम सही तरीके से अच्छे से हो रहा है या नहीं। समझ में आया? तो पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरों के कामों को देखकर अवलोकन करके यानी उन्हें ऑब्जर्व करके उन्हें सही और उचित मार्गदर्शन यानी निर्देशन यानी गाइडेंस प्रदान किया जाता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे घर में मम्मी देखती है ना कि आप होमवर्क सही से कर रहे हो या नहीं, उसी तरीके से। ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पर्यवेक्षण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स और सुपरविजन। तो दोस्तों पर्यवेक्षण क्यों किया जाता है, इसके कुछ खास उद्देश्य होते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं उसी उद्देश्य के बारे में। पहला है अध्यापकों यानी टीचर्स, बच्चों और कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित यानी फैमिलियर होना तथा उनके समाधान यानी सोल्यूशन करना। ठीक है। दूसरा है बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है अध्यापकों के विश्वसनीय का विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना। और चौथा है स्कूल के सभी कार्यक्रम में बच्चों और अध्यापकों का सहयोग यानी कोऑपरेशन लेना। और पांचवा है कि स्कूल में मौजूद संस्थानों यानी रिसोर्सेस का उपयोग कर पढ़ाने को प्रभावशाली यानी इफेक्टिव बनाने में करना। और इसके अलावा छठा जो है आपका लास्ट, वो क्या है, स्कूलों में काम करने वाले सभी साथियों यानी सहकर्मियों यानी कलीग से अच्छे संबंध यानी रिलेशन बनाना। ठीक है। समझ में आया दोस्तों? देखो ये आपके 6 आपके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से आपके उद्देश्य हैं? देखो बताता हूँ आपको। पहला है आपको अध्यापकों यानी टीचर
बच्चों और कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना। समस्या पहचानो और समाधान करो, वो ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान देना। तीसरा बोल रहा है कि अध्यापकों के व्यावसायिक विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना और टीचर्स को अपडेट करते रहना, ठीक है। इसके साथ साथ स्कूल के सभी कार्यक्रम में बच्चों और अध्यापकों का सहयोग यानी कोऑपरेशन लेना। और पांचवा आपका स्कूल में मौजूद संसाधनों यानी रिसोर्सेस का उपयोग पढ़ाने को प्रभावशाली बनाने में करना। और छठा आपका क्या था कि स्कूल में काम करने वाले सभी साथियों सहकर्मियों से अच्छे संबंध यानी रिलेशन बनाना, ठीक है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आप लोगों को ये 6 उद्देश्य जो आपके पर्यवेक्षण के आपके उद्देश्य हैं, ठीक है। लिख लोगे, अगर एग्जाम में आएगा इसका आंसर लिख लोगे ना बच्चों? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या होती है। पर्यवेक्षण की आवश्यकता यानी नीड्स फॉर सुपरविजन। एक सेकेंड चार्ज में लगा लेता हूं मैं। तो दोस्तों, पर्यवेक्षण स्कूल में होने वाली सभी गतिविधियों का मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन करने में मदद करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पर्यवेक्षण स्कूल में होने वाली सभी गतिविधियों यानी एक्टिविटीज का मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन करने में मदद करता है। दूसरा, स्कूल में काम करने वाले अध्यापकों की कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा क्या है कि पर्यवेक्षण के द्वारा अलग अलग जगहों पर स्थित स्कूलों में संपर्क यानी कांटेक्ट स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है कि पर्यवेक्षण होने पर अध्यापक अपनी काम को अच्छे ढंग से करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि आवश्यकताएं क्या होती है। देखो, पर्यवेक्षण का जो आवश्यकताएं होती हैं वो ये है दोस्तों कि स्कूल में काम करने वाले अध्यापकों की कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ पर्यवेक्षण के द्वारा अलग अलग जगहों पर स्थित स्कूलों में संपर्क यानी कांटेक्ट स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यवेक्षण होने पर अध्यापक अपने काम को अच्छे ढंग से करते हैं क्योंकि बॉस की नजर होती है कि नहीं। समझ में आया पर्यवेक्षण की आवश्यकताएं? तो जब आप पे कोई नजर रखेगा तो आप हर काम वो अच्छे ढंग से करेंगे, ठीक है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र पढ़ते हैं, ठीक है। यानी क्या क्या क्षेत्र हैं इसके पर्यवेक्षण के। एरियाज ऑफ स्कूल सुपरविजन, तो पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका यानी डायग्नोस्टिक रोल, समस्याओं को पता लगाना, और आपका गाइडेंस यानी पर्यवेक्षण में मार्ग संबंधी भूमिका यानी गाइडेंस रोल, सही रास्ता दिखाना। ये आपके 2 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पर्यवेक्षण के प्रकार देखते हैं दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यवेक्षण के प्रकार यानी देखने के अलग अलग स्टाइल। तो दोस्तों, पर्यवेक्षण भी आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखने के अलावा अलग अलग स्टाइल है, वैसे ही आपका पहला आपका क्या है, निरीक्षणात्मक या संशोधात्मक पर्यवेक्षण यानी इंस्पेक्शनल और करेक्टिव सुपरविजन। तो दोस्तों, इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी को ही सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल गलतियां का पता लगाना होता है, ठीक है। समझ में आया? इस पर्यवेक्षण का यानी निरीक्षणात्मक या संशोधात्मक पर्यवेक्षण जो है उसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गलतियों को पता लगाना, ठीक है। दूसरा क्या है, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण यानी कंट्रोलिंग सुपरविजन, नियंत्रण करना, ठीक है। तो नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षक प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर और अध्यापकों की कठिनाइयों यानी डिफिकल्टीज को जानने के लिए होता है। और पर्यवेक्षण अध्यापकों की कठिनाइयों को दूर करने यानी निराकरण में सहयोग देता है, ठीक है। समझ में आया दोनों? आपको समझ में आया बच्चों? देखो, पर्यवेक्षण के आपके 2 प्रकार होते हैं। पहले आपका होता है निरीक्षणात्मक, यानी इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी को ही सब कुछ जानने वाला माना जाता है, समझे, सुप्रीम, ठीक है। जैसे गूगल बाबा को सब कुछ पता रहता है ना, वैसे ही आपका इनको भी आपके पर्यवेक्षण अधिकारी को सब कुछ पता होता है, ठीक है। इसके अलावा पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल गलतियों को पता लगाना है, गलती ढूंढो और उसको सही करो, ठीक है। दूसरा क्या है, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण यानी कंट्रोलिंग सुपरविजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रधान अध्यापक और अध्यापकों की कठिनाइयों को जानने के लिए होता है ये चीज, ठीक है। पर्यवेक्षण अध्यापकों की कठिनाई को दूर करने में सहयोग देता है, कंट्रोल करो और हेल्प भी करो, इसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। समझ में आया दोनों आपको पर्यवेक्षण के प्रकार? समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे, ठीक है। थर्ड टॉपिक पे अब हम लोग चलते हैं। कितनी टॉपिक आपके हैं आज के?
5-6 टॉपिक है, लेकिन ये है कि बड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो चलो थर्ड टॉपिक आते हैं, निरीक्षण तंत्र के बारे में देखते हैं, यानी इंस्पेक्शन के बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो निरीक्षण तंत्र यानी चेक करने का सरकारी तरीका। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन की। ये समझो चेक करने का एक सरकारी तरीका है। ठीक है, तो निरीक्षण का अर्थ है किसी व्यक्ति की जांच करना। ठीक है, निरीक्षण का मतलब है किसी वस्तु, सेवा या प्रक्रिया की जांच करना। निरीक्षण संस्था के वरिष्ठ यानी सीनियर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो निरीक्षण का अर्थ है किसी व्यक्ति की जांच करना। ठीक है, किसी वस्तु की, व्यक्ति की, सेवा की, किसी प्रक्रिया की जांच करना। निरीक्षण संस्था के वरिष्ठ यानी सीनियर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये सीनियर ऑफिसर का काम होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि नहीं, कि निरीक्षण तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं निरीक्षण के आपके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन। दोस्तों निरीक्षण क्यों किया जाता है देखते हैं। पहला है अध्यापकों की गलतियों का मूल्यांकन करना। दूसरा है शिक्षा प्रक्रिया में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट लाना या सुधार के अवसर देना। ठीक है, तीसरा है बच्चों को प्रेरणा यानी मोटिवेशन देना। और चौथा है बच्चों तथा अध्यापकों के कार्य को नियमित जांच करना। ठीक है, छठा आपका क्या है, पांचवा आपका क्या है, सही शिक्षण विधियों को चुनाव यानी सिलेक्शन करना। और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के दोष को दूर करना। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ये सारे आपके 6 आपके उद्देश्य थे। क्या क्या थे उद्देश्य, आइए फिर से हम बता देते हैं आपको। पहला था अध्यापकों की गलतियों का मूल्यांकन करना। और दूसरा शिक्षा प्रक्रिया में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट लाना या सुधार में अवसर देना। ठीक है, तीसरा आपका बच्चों की प्रेरणा यानी मोटिवेशन देना। चौथा आपका बच्चों तथा अध्यापकों की कार्य को नियमित जांच करना यानी रेगुलर चेकअप करना। और पांचवा आपका सही शिक्षण विधियों का चुनाव यानी सिलेक्शन करना। और छठा आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के दोष यानी डिफेक्ट्स को दूर करना। ठीक है, तो ये आपके 6 क्या हो गए, सारे आपके 6 उद्देश्य हो गए निरीक्षण के। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों अब हम देखते हैं निरीक्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में। ठीक है, निरीक्षण भी कई प्रकार के आपके होते हैं। कितने प्रकार के, आपके 3 प्रकार के, मुख्य 3 प्रकार के निरीक्षण होते हैं दोस्तों। पहला आपका संशोधनात्मक निरीक्षण यानी करेक्टिव इंस्पेक्शन। ठीक है, संशोधन यानी करेक्शन करना, तो करेक्टिव इंस्पेक्शन दोस्तों। ठीक है, इसमें निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर स्कूल में आता है और स्कूल की अलग अलग गतिविधियों यानी एक्टिविटीज को देखता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यदि उसे कोई गलती यानी दोष दिखती है तो वो उन्हें ढूंढता है और उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। ठीक है, समझ में आया? तो संशोधात्मक आपको समझ में आया? संशोधात्मक दोस्तों, इनमें निरीक्षक जो है वो स्कूल में आता है, स्कूल की अलग अलग गतिविधियों को देखता है और यदि उसे कोई गलती दिखती है तो वह उन्हें ढूंढता है और उनका रिकॉर्ड बनाता है, यानी गलती ढूंढो और रिकॉर्ड बनाओ। ठीक है, दूसरा आपका निरोधात्मक निरीक्षण यानी प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें निरीक्षक अलग अलग समस्याओं का अंदाजा यानी अभ्यास पहले से ही कर लेता है और उनकी जानकारी वह अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को देता है ताकि समस्या आने से पहले ही उसे रोका जा सके। समझ में आया? निरोध यानी प्रिवेंशन। ठीक है, तो प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन क्या होता है, इसमें निरीक्षक अलग अलग समस्याओं का अंदाजा पहले से ही कर लेता है और उनकी जानकारी वह अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को दे देता है ताकि समस्या आने से पहले ही उससे रोका जा सके। वो होता है ना, इंग्लिश में एक कोट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रचनात्मक शिक्षण निरीक्षण यानी कंस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन। ये क्या होता है, तो इसमें निरीक्षक अध्यापक के स्तर पर आ जाता है। ठीक है, अध्यापक जो शिक्षा प्रक्रिया में अलग अलग तरीकों यानी प्रयोग का इस्तेमाल करता है, निरीक्षक उसकी तारीफ यानी प्रशंसा करता है, जिससे अध्यापक में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, समझ में आया? देखो दोस्तों, रचनात्मक निरीक्षण क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें निरीक्षक अध्यापक के स्तर पर आ जाता है यानी उसके लेवल पे आ जाता है। अध्यापक जो शिक्षा प्रक्रिया में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, निरीक्षक उनकी तारीफ यानी प्रशंसा करता है, जिससे अध्यापक में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया वाला निरीक्षण है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये था आपका क्या, ये सारे आपके 3 प्रकार के आपके निरीक्षण थे। क्या क्या, संशोधनात्मक निरीक्षण, निरोधात्मक निरीक्षण और रचनात्मक निरीक्षण। ठीक है, समझ आया बच्चों? आगे बढ़ा जाए, आओ आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि निरीक्षक पर्यवेक्षण में
सुधार के सुझाव, क्या क्या सुधार के सुझाव इसमें हो सकते हैं, ठीक है, यानी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। तो दोस्तों, निरीक्षकों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट करते समय उनकी योग्यता यानी कॉन्फिडेंस, क्वालिफिकेशन और अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सरकारी निरीक्षक स्कूल के रिकॉर्ड अभिलेखों, सरकारी पैसों, अनुदान के सही उपयोग और वित्तीय मामलों में यानी फाइनेंस मैटर की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन के पालन के अलावा शैक्षिक कार्यक्रमों को भी जांच करें, ठीक है। तो क्या क्या सुधार की जरूरत है इसमें? सुधार की दोस्तों ये जरूरत है कि निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनको उनकी योग्यता और अनुभव पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सरकारी निरीक्षक स्कूल के रिकॉर्ड, सरकारी पैसों के सही उपयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अलावा शैक्षिक कार्यक्रमों की भी जांच करें, ठीक है। समझ में आया बच्चों कि आपके क्या सुधार सुझाव हैं निरीक्षण और पर्यवेक्षण के, ठीक है। इतना समझ में आया तो बोलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं विधियां, यानी कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं इंस्पेक्शन के, ठीक है, निरीक्षण की विधियां। तो पहला आता है विद्यालय भी जाना, पहले विद्यालय में जाएंगे, फिर अध्यापक की बैठक को बुलाना, ठीक है, यानी टीचर की बैठक यानी मीटिंग बुलाना, स्कूल को नए विचार आयामों की सूचना देना, ठीक है, नए नए विचारों को बताना और स्कूल का मूल्यांकन करना, ठीक है, उसका इवेल्युएशन करना। ये आपके क्या थे? ये आपके 4 विधियां थी किस चीज की? निरीक्षण की। समझे दोस्तों? समझ में आया? समझ में आया? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबा दें, शेयर करें दूसरे को, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक अपना। फोर्थ टॉपिक क्या? बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या होता है, यानी बच्चों की पढ़ाई में गाइड क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, बच्चे की पढ़ाई में निर्देशन और परामर्श का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। जब बच्चे सीखने में मुश्किल यानी असमर्थ महसूस करते हैं तो वे दूसरे व्यक्ति से परामर्श यानी काउंसलिंग और निर्देशन यानी गाइडेंस चाहते हैं, जिससे वे अपने काम में सफलता यानी सक्सेस पा सकें। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? इतना कि नहीं? देखो, जब बच्चे सीखने में मुश्किल महसूस करते हैं तो ये दूसरे व्यक्ति के परामर्श और निर्देशन चाहते हैं, जिससे वे अपना काम में सफलता पा सकें। जैसे गेम में कोई लेवल अटक जाए तो गाइड देखते हो ना, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। दूसरा कह रहा बच्चों कि बच्चों की क्रियाएं कई भागों में बांटी गई हैं। वह जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार ढालना चाहता है। यदि उसे सही रास्ता यानी मार्ग मिल जाता है तो वह अपने लक्ष्य यानी गोल को प्राप्त कर लेता है, नहीं तो वह असफल यानी विफल हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे की क्रियाएं कई भागों में आपकी बांटी गई है। वह जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार ढालना चाहता है। यदि उसे सही रास्ता मिल जाए तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, नहीं तो वह असफल हो जाता है कि नहीं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? इतना सारा चीज। आगे बढ़ा जाए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं हम लोग क्या? पढ़ते हैं हम लोग के शैक्षिक निर्देशन के महत्व क्या होते हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन गाइडेंस। तो दोस्तों, निर्देशन में व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी डिफरेंसेस, जन्मजात क्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचि पर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो निर्देशन पर व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जन्मजात क्षमताओं यानी इनएट एबिलिटीज, योग्यताओं तथा रुचि का ध्यान रखा जाता है। शैक्षिक निर्देशन बच्चों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा है। इसके द्वारा बच्चे अपने भविष्य का नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना कि शैक्षिक निर्देशन जो है वो बच्चों को दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा है। इसके द्वारा बच्चे अपने भविष्य का नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। आगे क्या है? शैक्षिक निर्देशन के निम्न महत्व हैं। कौन कौन से? पाठ विषय सब्जेक्ट्स के चुनाव में मदद करती है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। विद्यालय की व्यवस्था में मदद करती है। विभिन्न शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायक है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करता है। वातावरण के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट में मदद करता है और शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में अध्यापकों की सहायता करता है, ठीक है। ये आपके क्या थे? आपके 6 आपके महत्व थे शैक्षिक निर्देशन के महत्व, ठीक है दोस्तों। समझ में आया इतना कि नहीं? तो शैक्षिक निर्देशन के निम्न महत्व हैं। पाठ विषयों के चुनाव में मदद मिलती है। विद्यालयों की व्यवस्था में मदद मिलती है। सही शिक्षण विधियों में चुनाव में सहायक है। अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। वातावरण के साथ समायोजन में मदद करता है और शैक्षिक कार्यक्रमों बनाने में अध्यापकों की सहायता करता है, ठीक है। समझ में आए इतना कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है शैक्षिक निर्देशन के, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें बच्चों इसी बात पे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए?
चलो आगे अब हम पढ़ते हैं कि परामर्श का महत्व क्या होता है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। दोस्तों, कोई भी परामर्शदाता यानी जो काउंसलर है, किसी बच्चा या व्यक्ति को तब तक परामर्श नहीं दे सकता जब तक उसे बच्चे या व्यक्ति की समस्या के विषय में पूरी जानकारी ना हो। ठीक है, तो कोई भी परामर्शदाता किसी बच्चे या व्यक्ति को तब तक गाइडेंस नहीं दे सकता जब तक उसे बच्चे या व्यक्ति की समस्या के विषय में पूरी जानकारी ना हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि परामर्श देने वाला परामर्श ग्रही की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति के बारे में पता लगाना आवश्यक है। समझ में आया इतना? कौन कौन से महत्व हो उसको भी आप देख सकते हैं कि परामर्श के निम्न महत्व हैं। इसे निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला है क्या, बच्चों को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। दूसरा, बच्चों समस्याओं को समाधान के लिए खुद फैसला लेना यानी निर्णय लेना सीख जाते हैं। ठीक है, तीसरा है बच्चे अपने चरित्र यानी कैरेक्टर का निर्माण कर पाते हैं। चौथा है निर्देशन बच्चों को सही निर्णय लेने में सहायक करता है। पांचवा, आपका बच्चों को रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिव एक्टिविटी के सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग यानी परामर्श के महत्व। ठीक है, देखो दोस्तों, परामर्श के निम्न महत्व कौन कौन से, बच्चों को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। बच्चे समस्या का समाधान के लिए खुद फैसला लेने सीख जाते हैं। बच्चे अपने चरित्र का निर्माण कर पाते हैं और निर्देशन बच्चों को सही निर्णय लेने में सहायक करता है और बच्चों को रचनात्मक कार्यों में के सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा परामर्श के द्वारा बच्चों में सहयोग करने की क्षमता, ठीक है, शिष्टाचार, आकर्षक व्यक्तियों एवं सद्भाव का विकास होता है। ठीक है, यही चीज आपका छठा पॉइंट कह रहा है कि परामर्श के द्वारा बच्चों में सहयोग करने की क्षमता यानी एबिलिटी टू कोऑपरेट, शिष्टाचार यानी एटिक्वेट, आकर्षक व्यक्तित्व यानी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और सद्भाव यानी हार्मोनी का विकास होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये आपको कि परामर्श के क्या महत्व होते हैं? समझ में आया तो आगे चला जाए। लास्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं कि निर्देशन और एवं परामर्श में अंतर क्या होता है। ठीक है, दोनों चीज में अंतर क्या है, जुड़े हुए हैं ये दोनों लेकिन अलग हैं। ठीक है, तो दोस्तों निर्देशन और परामर्श को कभी कभी एक जैसा माना जाता है लेकिन इनमें गहरे संबंध होते हुए भी बहुत सारे अंतर इसमें दिखाई देते। दोस्तों इसमें कभी कभी एक जैसा माना जाता है लेकिन इनमें गहरे संबंध होते हुए भी बहुत सारे इनमें अंतर होते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं गिल्सबर्ग के अनुसार गिल्सबर्ग में क्या परिभाषा है देखिए। तो दोस्तों गिल्सबर्ग के अनुसार परामर्श एक व्यक्ति संदर्भ का सूचक है, इसे सामूहिक रूप में नहीं किया जा सकता, यानी परामर्श हमेशा एक एक व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कि गिल्सबर्ग ने क्या कहा? तो गिल्सबर्ग के अनुसार परामर्श एक व्यक्ति संदर्भ का सूचक है, इसे सामूहिक रूप में नहीं किया जा सकता, यानी ग्रुप में नहीं किया जा सकता, यानी परामर्श हमेशा एक एक व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे डॉक्टर एक एक पेशेंट को देखता है सिर्फ वैसे ही। ठीक है, फिर आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने क्या कहा था कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को सही कार्यक्रमों के चुनाव तथा उनमें प्रगति करने में सहायता करता है। समझ में आया? तो स्ट्रिंग के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को सही कार्यक्रमों के चुनाव तथा उनमें प्रगति करने में सहायता देना है। ठीक है, मुख्य अंतर क्या होते हैं? देखो अंतर डिफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ना था। परामर्श व्यक्तिगत यानी पर्सनल रूप से दिया जाता है। ठीक है, जबकि निर्देशन जो है वो सामूहिक रूप से एक साथ कई लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण डॉक्टर चिकित्सा द्वारा मरीज पेशेंट को सलाह देता है। ठीक है, ये आप परामर्श व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, निर्देशन पेशेंट को सलाह देता है। ठीक है, ये आप परामर्श व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, निर्देशन सामूहिक होता है, जैसे शैक्षिक निर्देशन अध्यापकों को द्वारा बच्चों को देना। ठीक है, तो ये आपके अंतर होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? अब हम आते हैं पढ़ते हैं लास्ट चीज कि निर्देशन एवं परामर्श में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो बच्चों निर्देशन व्यापक क्रिया है। ठीक है, यानी ब्रॉडर एक्टिविटी है। क्या है? निर्देशन एवं परामर्श को कभी कभी एक जैसा माना जाता है और इनमें गहरे संबंध होते हुए भी बहुत अंतर है। निर्देशक जो है वो व्यापक क्रिया यानी ब्रॉडर एक्टिविटी है। ठीक है, परामर्श निर्देशन की एक विधि यानी मेथड है। इसे निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह भी कहा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण क्या है? सामूहिक निर्देशन के बाद
व्यक्तिगत संपर्क के लिए आना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखो, परामर्श निर्देशन की एक विधि यानी मेथड है। परामर्श जो है वो निर्देशन की एक विधि है। इसे निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह भी कहा जा सकता है। समझो, निर्देशन एक बड़ा छाता है और परामर्श उस छाते के अंदर एक छड़ी है। ठीक है, उदाहरण क्या हुआ कि सामूहिक निर्देशन के बाद व्यक्तिगत संपर्क में के लिए आना, ये आपका क्या होगा, उदाहरण हो गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस कर लेते हैं कि निर्देशन तथा परामर्श देने के कार्य उच्च प्राथमिक स्तर यानी ऊपर प्राइमरी लेवल पर शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा निर्देशन और परामर्श द्वारा बच्चों को बताया जा सकता है कि वे क्या करने योग्य हैं और क्या करने योग्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को परिवार, विद्यालय और अपनी रुचियों में से सिखाते हैं। समझ में आया? सीखते हैं। तो ये आपके कुछ थे। एक और है, 2-3 कि विद्यालय में स्कूल छोड़ना यानी दास अवरोध यानी ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। क्या? निर्देशन और परामर्श। ठीक है, इसके अलावा परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जिले के मुख्य चिकित्सालय यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर करता है, यानी सीएमओ करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये 5 आपको इंपॉर्टेंट चीज। निर्देशन और परामर्श द्वारा बच्चों को बताया जा सकता है कि वे क्या करने योग्य हैं और क्या करने योग्य नहीं है। इसके अलावा बच्चे सामाजिकरण की प्रक्रिया को परिवार, विद्यालय और अपनी रुचियों यानी इंटरेस्ट से सीखते हैं। विद्यालय में स्कूल छोड़ने की समस्या को रोकने के प्रमुख रूप से सहायक है आपका कौन? निर्देशन और परामर्श। परामर्श से संबंधित जिले को की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जिले का मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ करता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम पढ़ते हैं बटाटा वड़े जैसे गरम गरम और फटाफट याद रखने वाले नोट्स। ठीक है, जो आपके एग्जाम में जरूर काम आएंगे। तो पहला क्या है? पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। अर्थ क्या है? दूसरे के कार्य को अवलोकन कर सही निर्देशन देना। उद्देश्य क्या है? शिक्षकों, बच्चों, कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाना। विकास का ध्यान, व्यवसायिक विकास और संसाधनों का प्रयोग और संबंध बनाना। ठीक है, आवश्यकता क्या है? गतिविधियों का मूल्यांकन, शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ाना और स्कूल में संपर्क। ठीक है, इसके अलावा प्रकार क्या है कि निरीक्षणात्मक, संशोधात्मक, ऋतु पता लगाना। ठीक है, यानी कुछ एरर है। नियंत्रणात्मक, कठिनाइयां जानना और रचनात्मक यानी आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है, निरीक्षण हमने पढ़ा यानी इंस्पेक्शन, किसी वस्तु, सेवा, प्रक्रिया की जांच करना वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा। ठीक है, सीनियर्स के द्वारा। उद्देश्य क्या है? शिक्षकों की त्रुटियों का मूल्यांकन, शिक्षण में सुधार, बच्चों को प्रेरणा, कार्य की जांच, सही विधि का चयन, पाठ्यक्रम की दोष को दूर करना। ठीक है, इसके अलावा प्रकार हमने देखा संशोधनात्मक दोष ढूंढना, निरोधात्मक यानी समस्या को पहले से ही पता लगाना, रचनात्मक यानी प्रशंसा कर आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है, सुझाव क्या है? योग्य निरीक्षकों की नियुक्ति, शैक्षिक कार्यक्रमों की जांच। ठीक है, इसके अलावा विधियां क्या है? विद्यालय जाना, बैठक बुलाना, सूचना देना और मूल्यांकन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श के महत्व क्या है? आइए देखते हैं। पहला, सामान्य महत्व यानी सीखने की समर्थता और मदद यानी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। ठीक है, दूसरा, शैक्षिक निर्देशन का महत्व यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, भविष्य का नियोजन, पाठ विषय चयन, विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण विधि चयन, अनुशासन, समायोजन, शैक्षिक कार्यक्रमों निर्माण में सहायक। ठीक है, तीसरा है परामर्श का महत्व, बच्चों की समस्या को पूरी जानकारी, आवश्यक क्षमताओं का ज्ञान, स्वनिर्णय लेना सीखना, चरित्र निर्माण, सही निर्णय, रचनात्मक कार्य हेतु प्रेरणा, सहयोग, शिष्टाचार और व्यक्तित्व विकास। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर संबंध। अंतर क्या है? परामर्श व्यक्तिगत जैसे डॉक्टर मरीज के बीच में है, गिल्बर्ट के अनुसार सामूहिक नहीं होता है। निर्देशन क्या सामूहिक हो सकता है जैसे शिक्षकों द्वारा। ठीक है, संबंध क्या है? निर्देशन व्यापक क्रिया है, परामर्श निर्देशन का एक विधि है यानी निर्देशन के बाद दी जाने वाली एक सलाह है। ठीक है, शुरुआत उच्च माध्यमिक स्तर पर, मदद बताते हैं कि क्या करने योग्य है क्या नहीं, उपयोग क्या स्कूल छोड़ने की समस्या को रोकने में सहायक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास आपका समावेशी शिक्षा का। आपकी समावेशी शिक्षा की क्लास सब पूरा जो है कंप्लीट सिलेबस पूरा हो गया है दोस्तों। ठीक है, 50 नंबर का आपका ये सिलेबस रहता, 50 नंबर का पेपर आता है।
कुछ आप फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका शैक्षिक मूल्यांकन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी स्कूल के जासूस और क्वालिटी कंट्रोल वाली कहानियां, परिवेक्षण और निरीक्षण की। उम्मीद है आपको ये स्कूल मैनेजमेंट क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि कैसे स्कूल में हर काम को बेहतर बनाने के लिए नजर और सही रास्ता देखना पड़ता है। कितना जरूरी है ये चीज। याद रखना दोस्तों, हर स्कूल अपने आप में एक छोटी दुनिया है और उसे चलाने के लिए एक स्मार्ट वर्क चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं और जो इस शिक्षा के इस महत्वपूर्ण विषय को समझना चाहते हैं। और हाँ, डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना कि ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत है। और हाँ, अगली बार जब प्रिंसिपल सर क्लास में आए तो घबराना मत, सोचना कि ये पर्यवेक्षण करने आए ताकि हमारे स्कूल और भी अच्छा बन सके। ठीक है, समझ गया दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोगों ने 5 आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया। 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा? शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर और विज्ञान। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। होपफुली 2-3 दिन में हो सकता हो मैथ से स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।